ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम लेकर के। 4 से 10 जून के दौरान जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं और पीछे से ही चल रहा हूं ताकि चाह रहा हूं कि छूटे ना, कोशिश करूंगा कि जल्दी कवर हो जाए, ट्राई कर रहा हूं। स्वास्थ्य के चलते सब चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई हैं, कई लोगों की शुभकामना आई, उसके लिए धन्यवाद। और हो जाता है, वेदर है, बहुत लोगों ने रेमेडीज़ भी भेजी हुई हैं, सलाह भी दिया हुआ है, लेकिन वो जब बिगड़ना होता है तो बहुत से सलाह काम नहीं करते। हाँ, इम्यूनिटी पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जिस एरिया में मैं गया था इतना ज़्यादा वहाँ पोल्यूशन था कि वो एलर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। कई लोगों का रहता है कि राशिफल हर हाल में दिया करिए, तो भाई राशिफल ही नहीं रहता है ना, मुझे लोगों की कुंडलियाँ भी बनानी होती हैं, कंसल्टेंसी भी देनी होती है। वो ऑलमोस्ट नहीं रुकता है, 1 या 2 दिन मैंने रोकी थी कंसल्टेंसी, क्योंकि वो कई दिन पहले बुक हो जाती है तो उसको रोकना संभव नहीं होता। कंप्लीट कुंडली में ज़रूर थोड़ा डिले हो जाता है कई बार, क्योंकि पूरा बनाना होता है। आज तक मैंने असिस्टेंट नहीं रखा इसके लिए। बहुत से लोग कहते हैं सर साथ रख लो, लेकिन मुझे अब जैसे क्वेश्चन आंसर मैंने मंगाए हैं, अपने बोला है जो ऑपरेटर है उनको कि क्वेश्चन आंसर जो आए हों मेरे उस पर यूट्यूब पे, उसको कुछ 5-7 क्वेश्चन आंसर जो आपको ठीक लगे छांट के दे दीजिए। लेकिन उसका उत्तर देना या लिखना या कुंडली बनाना या कंसल्टेंसी देना, ये सब के लिए मैं कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं होता हूँ, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि मेरी क्वालिटी ख़राब होगी। और ये एक अनुभव का विषय है, तो जो मुझे अनुभव है, जो मेरी एनालिसिस है, वो सबकी तो होगी नहीं, मैं किसी का वो नहीं कर रहा, लेकिन सबका अपना अपना विश्लेषण है, सबका अपना अनुभव है। मेरा अपना अनुभव है, मैं उसके अनुसार प्रेडिक्शन देता हूँ। आइए सीधे अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर पे। और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये सीरीज चलेगी तो बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, बहुत लोगों को बहुत सी जानकारी मिलेगी। और विशेष करके जो ज्योतिष के शिक्षार्थी हैं, शिक्षार्थी तो खैर हम लोग भी हैं, इतना वास्ट है कि हम कभी भी अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हम पूर्ण हो गए। हमेशा कुछ न कुछ नई चीज़ें और चौंकाने वाले तथ्य सामने आते रहते हैं। लेकिन जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिन लोगों ने तुरंत शुरू किया हुआ हो, उनके लिए मुझे लगता है कि ये बहुत लाभकारी होगा अगर वो ध्यान से सुनते हैं तो। और आम जनता को भी बहुत से भ्रम भ्रांति से दूरी मिलेगी। एक रिक्वेस्ट करूँगा, नाम प्रॉपर लिख दिया करें, जगह लिखेंगे तो और आनंद आएगा कि कहाँ से कौन प्रश्न कर रहा है। दूसरा, प्रश्न सामान्य का किया करिए। अभी भी कई लोगों का देख रहा हूँ कि धनु लग्न की कुंडली है तो सूर्य यहाँ बैठा है, शुक्र यहाँ बैठा है इसके नक्षत्र में, इसका मतलब अपनी कुंडली का विश्लेषण चाह रहे हैं, वो संभव नहीं है। वो आपको ज़रूरत हो तो आप कंसल्टेंसी लीजिए। जन सामान्य के प्रश्न या कोई ऐसे भ्रम भ्रांति वाले सब, जैसे अभी आप मैं बता रहा हूँ, मैं प्रश्न ले रहा हूँ। एक राजेश पावले जी हैं, उन्होंने लिखा है कि सपोज करिए सूर्य नीच राशि में है, नीच राशि मतलब तुला राशि के हो गए, सो वी विल हैव ट्रबल, है कठिनाई होगी। और जब हम आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते हैं तो ये भी हमें कम जो है वो प्रभाव देता है। सो माय क्वेश्चन इज, सूर्य इज नॉट गोइंग टू मूव इन जन्म कुंडली, कोई भी ग्रह आपकी, और सो हाउ डूइंग आदित्य स्तोत्र विल मेक हिम मूव। तो ये जो इस तरह, अब ये क्या है, भ्रम वाला क्वेश्चन है कि क्या हम आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ेंगे तो सूर्य जो कुंडली में नीच के बैठे हैं वो उच्च के हो जाएंगे। मतलब इनका कहना है मूव करने का, मूव को करके वो तुला से वृश्चिक में भी हो सकते हैं, मूव करके तुला से कन्या में भी हो सकते हैं, या उच्च का फल देने लगेंगे। ऐसा नहीं होता। ग्रह जो कुंडली में परमानेंट जहाँ बैठे हैं वहाँ से उन्हें मूव आपके स्तुति, स्तोत्र, आराधना, पूजा, कोई टोना टोटका करने से ग्रह मूव नहीं होता है। टोने टोटके में मैं तो विश्वास करता नहीं, मैं तो वैदिक ज्योतिष को फॉलो करता हूँ। तो कर्म, मंत्र उपासना और मंत्र उपासना पर ज़्यादा जोर देता हूँ। बाकी खान पान, जैसे मेरी तबीयत अब एलर्जी ख़राब हुई तो एलर्जी के कारण तबीयत ख़राब हुई तो ग्रह कारण रहे, लेकिन धूल भी तो गई ना, धुआं खूब नाक में गया। अगर मैं मास्क लगाया होता तो नहीं होता, तो ये कर्म हो गया। तो उसी तरह से कर्म प्रभावित करता है। तो जब आप आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, तुला राशि के सूर्य हों तो हमेशा खराब परिणाम देंगे, आवश्यक नहीं है। कुछ मामलों में निगेटिव देते हैं जिस भाव में होंगे वहाँ पर, लेकिन उनकी उच्च दृष्टि जाती है सप्तम पे। तो अगर मान लीजिए चतुर्थ भाव में सूर्य हैं तो जहाँ पारिवारिक जीवन को प्रभावित करेंगे वहीं कैरियर को बहुत बूस्ट भी देंगे। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी ग्रह नीच का हो या उच्च का हो तो हमेशा वो अच्छा ही फल देगा, ये आवश्यक नहीं है। दूसरी बात, जब हम मंत्र उपासना करते हैं तो हमारा ऑरा जो है वो इंक्रीज़ करता है पॉजिटिव वे में, और जो उससे रिलेटेड एनर्जी है वो इंक्रीज़ करती है। तो अगर किसी ग्रह के कमज़ोर होने के कारण उसकी एनर्जी का फ्लो, उससे संबंधित एनर्जी अगर कम है हमारे बॉडी में, तो वो जब हम जब उस मंत्र का जप करते हैं तो ऑरा जो है हमारा इंक्रीज़ करता है, उस प्लैनेट की एनर्जी
जो अगर बिगड़ी हुई है, कमज़ोर है तो मजबूत होती है, बिगड़ी हुई है तो थोड़ी शांत होती है। तो उससे क्या होता है कि आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे चंद्रमा मान लीजिए कमज़ोर है, सूर्य का ही आपने उदाहरण, सूर्य का ही उदाहरण लेते हैं, सूर्य नीच के हैं, कई बार हम स्वार्थी हो जाते हैं। तो सूर्य के गुण को जब हम समझें, लग्न का सूर्य तुला का स्वार्थी बना देगा आपको। अब स्वार्थी बनेंगे तो क्या होगा, प्रसिद्धि कम होगी। लोग कहीं आप जान के कुछ अच्छा काम भी करेंगे तो भी लोग आप पर फेथ नहीं करेंगे या आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। ये दिक्कत होती है। सूर्य कमज़ोर होंगे तो प्रसिद्धि में प्रभाव पड़ेगा। अब लग्नेश भी निर्भर करता है क्योंकि ज्योतिष में एक सूत्र काम नहीं करता, लेकिन सामान्यतः कई बार देखा जाता है कि प्रसिद्धि में प्रभाव पड़ता है। तो अब क्यों, क्योंकि विचार स्वार्थी होगा। अब वो 90% तो हम स्वार्थ पूरक काम करते हैं, तो उसमें कहीं 10-2-4% हम कहीं अच्छा काम भी कर देते हैं तो लोग उसको अप्रिसिएट नहीं करते। जब हम आदित्य हृदय स्तोत्र या मंत्र जप वगैरह करते हैं तो उसकी एनर्जी से हमारे सोच में परिवर्तन होता है। सोच में परिवर्तन होगा तो व्यवहार में परिवर्तन होगा, कर्म में परिवर्तन होगा। फिर जो चीज़ें हमें नहीं प्राप्त हो रही हैं वो हमें प्राप्त होने लगती हैं। आप इसको इस तरह से समझिए, कोई भी ग्रह कहीं से यहाँ से वहाँ नहीं हटता है। दैवी कृपा, औरा कोई दैवी जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है वो दैवी हो गई। हमें मालूम नहीं कि किस तरह की एनर्जी का फ्लो आ रहा है, तो वो जब हम प्रयोग करते हैं मंत्रों का तो उसमें फ़र्क पड़ा है। और इस पर तो काफ़ी शोध भी हो चुका है। कोई कि 10 लोग कहीं हॉस्पिटल में बीमार हैं एक ही तरह के रोग से, एक ही तरह की चीज़ों से, डिजीज़ से, लेकिन जहाँ महामृत्युंजय का प्रयोग किया गया वहाँ रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा मिला। जहाँ नहीं प्रयोग हुआ है वहाँ रिकवरी रेट कम देखने को मिला है। तो मंत्रों पर बहुत जगह शोध बहुत तरह के होते रहते हैं। और मेरा खुद का भी अनुभव है कि महामृत्युंजय अनुष्ठान जब मैंने देखा है कि बैठता है तो करीब सक्सेस रेशियो 98% है। अब चूँकि महाकाल की ही कोई अब बुलावा आ गया हो तो नहीं कहा जा सकता, अन्यथा सक्सेस रेशियो काफ़ी अधिक है। मतलब अगर हम अपने यहाँ भी देखते हैं आश्रम पर पूजा बैठती है तो अगर 50 लोगों की बैठी होगी साल में तो 1 या 2 केस, ये नहीं कहता कि सारे केस ख़राब नहीं होते, 1-2 केस बिगड़ जाते हैं, लेकिन जो है वो बहुत मामलों में सफलता प्राप्त होती है। तो मंत्र से, जब से दैवी कृपा की प्राप्ति होती है, एनर्जी बेहतर होती है, कंट्रोल होती है, बैलेंस या तो होगी और मजबूत होगी। बिगड़ी हुई है तो बैलेंस होगी, और कमज़ोर है तो वो और मजबूत होगी। उससे आपको आराम मिलता है। ग्रह कहीं मूव नहीं करते। सुधांशु शुक्ला जी का प्रश्न है अगला। पंडित जी प्रणाम, क्या मेष लग्न के अष्टम में केतु चंद्र की युति कोई अच्छी बात भी होती है? निश्चय ही इनकी कुंडली में होगा, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा प्रिसाइज लग रहा है, लेकिन ये लगा कि चूँकि ये केतु और चंद्रमा का, केतु चंद्रमा, केतु शनि, केतु राहु, चंद्रमा किस राशि में है ये भी देखना पड़ेगा। अष्टम में, अष्टम का चंद्रमा अष्टम का बहुत ख़राब नहीं होता पहली बात, लेकिन अगर वो केतु शनि या राहु के प्रभाव में है और अगर नक्षत्र भी कहीं केतु शनि या राहु की हो गई तो यह जो है वो थर्ड पावर इफेक्ट को दर्शाता है। जैसे केतु भी है, ये चंद्रमा भी है, कुंभ राशि हो अष्टम में और शतभिषा नक्षत्र हो, तो यह थर्ड पावर प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। थर्ड पावर जिसको हम ऊपरी बाधा भी कह सकते हैं, प्रेत बाधा भी कह सकते हैं, तमाम तरह की समय, और यह घटना दुर्घटना का सूचक हो जाएगा। तो केवल केतु चंद्रमा का विश्लेषण ना करें, आप ये देखें कि पहली बात की राशि कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है, और उसके बाद इसका विश्लेषण। हाँ, यह घटना दुर्घटना को प्रोन और गहरे पानी से भय को दिखाता है, जल से भय को। केतु अष्टम में कई बार अचानक अप्रत्याशित बहुत अधिक मात्रा में धन देने में समर्थ है। दिक्कत ये होती है कि ये जो आया हुआ धन है यह हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। 10 करोड़ रुपए भी आ जाएगा, पता चलेगा 3 महीने में साफ हो गया। और उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है कि जब केतु अष्टम में हो, कभी भी आप कुंडली के एक ग्रह से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, ये मैं बार बार बोलता हूँ। तो केवल केतु चंद्रमा अष्टम में इससे निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ग्रहण योग बन रहा है, आयु पे खतरा होता है, लेकिन अब आयु पे खतरा तब होगा ना जब लग्नेश खराब हो। अगर लग्नेश लग्न में ही बना हुआ बैठा हुआ है तो कुछ ना कुछ होता रहेगा। जैसे मेरे अष्टम में केतु हैं तो स्वास्थ्य हमारा हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होता है, लेकिन मेरे लग्नेश भी लग्न में है, तो इस कारण क्या होता है कि चीज़ें बैलेंस रहती हैं। तो केतु जो है अष्टम में बहुत अच्छा आपको सिक्स सेंस देता है, मोक्ष का मार्ग खोलता है, अकल्ट साइंस की ओर प्रेरित करेगा, अप्रत्याशित धन देगा।
तो ये सब केतु के वहाँ पर गुण है। चंद्रमा केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो जरूर ग्रहण योग बनाएगा, घटना दुर्घटना का प्रोन बनाता है, सामान्य स्थिति में बता रहा हूँ, और अप्रत्याशित धन देने में भी समर्थ है, लेकिन धन रुकता नहीं है। आप उसको जब जीवन में 1-2 बार जरूर अप्रत्याशित धन मिलता है, ऐसे लोगों को रोक नहीं पाते। अब क्षमता क्या है, अब जिसकी कमाई 100 रुपये डेली की हो सकता है उसको 10,000 मिल जाए, जिसकी 10,000 की कमाई उसको 1 लाख मिल जाए, जिसकी लाख में कमाई उसको करोड़ मिल जाए, लेकिन वो आपकी क्षमता से अधिक और सोच से अधिक धन एक बार 2 बार जरूर देता है। टिकता क्यों नहीं है? दूसरे भाव में राहु होते हैं, राहु दूसरे भाव में होंगे, धन नहीं टिकेगा। और उसका एक कारण भी होता है, हमारी जो सोच है ना धन को लेकर के, वो बड़ी वो रहती है, विचलित रहती है, मतलब हम बिना सोचे समझे धन खर्च करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये सब कारण भी होते हैं। तो पहली बात कि किसी एक ग्रह के कहीं एक जगह बैठने से किसी फाइनल कंक्लूजन में मत पहुंचिए। आपके 2 ग्रह वहाँ बैठे हैं तो 7 ग्रह भी कहीं बैठे होंगे, उन सभी को विश्लेषण करके लीजिए। हर ग्रह का कुछ अच्छा और बुरा परिणाम होता है, ये सामान्य रूप से मान लीजिए। एक प्रश्न है मनोज शर्मा जी का, ये लोग कहाँ से भेज रहे हैं मुझे मालूम नहीं, केवल नाम आ रहा है। अगर आप लोग प्रश्नों में नाम स्थान लिख दें तो और आनंद आ जाए। कि किसी भाव में कोई ग्रह वृद्धावस्था में 29 डिग्री पर हो तो वह ग्रह कोई फल नहीं देता, या अगले भाव का कैसे देगा भाई? कई बार कुछ लोगों को मैं सुनता हूँ कि वक्री है तो पिछले का परिणाम देने लगेगा, और जो है वो 29 डिग्री पर पहुँच गया है तो अगले का परिणाम देने लगेगा। अगले पिछले का परिणाम नहीं देता, परिणाम उसी भाव का देगा। पॉजिटिव और निगेटिव होने लगता है कई बार जो है वो। हाँ, अगर लग्न है बिल्कुल बार पर, जैसे ग्रह नहीं लग्न बिल्कुल बार पर है, मान लीजिए कर्क लग्न है, 29 डिग्री 29.5 डिग्री की हो रही है सिंह के पास, तो थोड़ा बहुत प्रभाव दूसरे लग्न का भी चरित्र और आपकी प्रवृत्ति में आने लगेगा। लेकिन ग्रह कोई 29 डिग्री का बैठा हुआ है मान लीजिए मेष राशि में, तो वो वृषभ का परिणाम नहीं, क्योंकि वृषभ में अगर वो गया भी तब भी तो वहाँ 0 डिग्री का रहेगा, तब भी तो बाल्यावस्था का होगा। तो उसने न इधर का परिणाम देना है न उधर का परिणाम देना है, उसके परिणाम में काफ़ी कमी आती है। चाहे कितना भी शुभ हो, परिणाम कमज़ोर हो जाएगा। जैसे कि आपका कोई सपोर्ट करने वाला सिस्टम है, आप बहुत अच्छे हैं, आपके हाथ में छड़ी भी है, लेकिन छड़ी जो है वो कच्ची है, तो आप उस पर रखेंगे तो वो जो है वो लपक जाएगी, उस पर आप वेट नहीं दे सकते। तो वो जो ग्रह है वो न आगे का देगा न पीछे का देगा, उसके प्रभाव दूषित भी नहीं होगा, वो निगेटिव प्रभाव भी नहीं देगा। अगर शुभ प्रभाव में है तो, अशुभ प्रभाव में है तो अशुभ प्रभाव में बल्कि कमी हो जाएगी, क्योंकि वो दूषित नहीं है एक्चुअली। अशुभ भाव में कोई ग्रह कमज़ोर है तो अशुभ भाव के कमज़ोर अशुभता में भी कमी रहेगी, और शुभ भाव में है तो शुभता में भी कमी रहेगी। तो इसको इस तरह से आप समझें, आगे पीछे का परिणाम कोई ग्रह नहीं देता है। अच्छा, अब बात करते हैं अगला एक प्रश्न। 5-6 प्रश्न टोटल आज लूँगा, 3 दे चुका, चौथे पर आ गया। इंटरेस्टिंग नहीं है, मुझे लग रहा है भ्रमित है, इसलिए इस प्रश्न को दे दिया है हमारे सहयोगी ने। तुषार पराशर जी हैं फरीदाबाद से, इन्होंने देखिए अपना स्थान लिखा है, अच्छी बात है, थैंक यू तुषार जी। कि मेष लग्न है, गुरु धनु राशि में है, तो क्या वो धनु राशि का फल देंगे? बिल्कुल देंगे धनु राशि का। भाग्य स्थान पर मेष लग्न में बेहद शुभ प्रभाव देंगे। अगर वो वक्री नहीं है तो वक्री होंगे तो कुछ कमी उनके शुभत्व में रहेगी। और मेष लग्न में गुरु 9वें भाव में बहुत ही बढ़िया परिणाम देते हैं, क्योंकि पंचम दृष्टि लग्न पर जाती है और जो 9वीं दृष्टि उनकी है वो पंचम भाव पे जाती है। तो 9वें भाव में खुद अपनी राशि के गुरु हो जाते हैं, तो ये जो है वो इनका प्रभाव काफ़ी शुभ होता है। लेकिन अब आपने भेजा, इसका मतलब है कि आप परेशान हैं, सीधी सी बात है। आपको लग रहा है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि धनु बैठे हुए हैं फिर भी हमको, तो मैं पुनः कहूँगा कि बाकी 8 ग्रहों की व्याख्या करिए कि 8 ग्रहों की क्या कंडीशन है, और आपके जो दशा अंतरदशा चल रही है उसकी क्या स्थिति है। आप ये मान के चलिए कि अगर आपके जीवन में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं तो जो कुछ भी है वो गुरु का उसमें ज़रूर रोल है। जो कुछ प्राप्त है, जो जहाँ जहाँ भाग्य साथ दे रही है, अन्य ग्रह जरूर प्रभावी होंगे, क्योंकि आपके जीवन में वैवाहिक जीवन खराब है तो सप्तम और सुख भाव का भी तो विश्लेषण करना पड़ेगा। स्वास्थ्य खराब है तो लग्नेश का भी तो विश्लेषण करना पड़ेगा। करियर खराब है तो भाग्य, दशम, आय, लाभ, लग्न, इनका भी तो विश्लेषण करना पड़ेगा। तो जब तक आप सारे ग्रहों की स्थिति, अब मान लीजिए कि करियर ही खराब चल रहा है आपका, 5 भाव प्रभावित कर देते हैं करियर को। ऐसे तो और सबका भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन 5 मुख्य रूप से इम्पैक्ट डालते हैं आपके करियर पे।
अब 5 में से 1 गुरु अच्छे भी हैं और 4 ठीक नहीं है, तब तो 20% ही रिजल्ट आएगा ना 100 में से। तो आप एक से विश्लेषण नहीं कर सकते। निसंदेह स्वराशि का कोई भी ग्रह अपनी राशि में जहाँ बैठा हो वहाँ का परिणाम वो अच्छा देता है। हाँ, अब अशुभ भाव में होगा तो वहाँ का भी अच्छा देगा, यानी उसके अशुभत्व में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर मेष लग्न में धनु बैठे हैं, धनु राशि के बृहस्पति वक्री नहीं है, ठीक ठाक के अंशों में हैं, तो बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। अब अगर 0 अंश में है प्रभाव कम हो जाएगा, 29 डिग्री के आसपास है प्रभाव कम हो जाएगा, वक्री है प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन नुकसान नहीं करेंगे बृहस्पति, ये मान के चलिए। अब बात करते हैं शीला देवी जी का प्रश्न है, 5वां प्रश्न। आपका तो टाइम ही बीत गया आज, अच्छा नहीं 23 तारीख है, आज ही दे रहा हूँ, तो हो सकता है कि सगाई हो गई हो। आपका प्रश्न है कि 19 तारीख से नवरात्र चालू हुआ है और हमको सुनने में आया है कि नवरात्रि में कोई नया काम नहीं करते हैं। 23 तारीख को मैंने अपने लड़के की सगाई रखा है, तो गुरुजी मुझे मालूम मेरा इंतज़ार रहेगा। पहली बात, सगाई, विवाह, गृह प्रवेश, इन सब चीज़ों के लिए नवरात्र से कोई लेना देना नहीं होता। मैं देखता हूँ अक्सर जो पितृपक्ष के बाद नवरात्र पड़ता है सितंबर अक्टूबर में, उसमें बहुत से लोग विवाह और गृह प्रवेश रख देते हैं, जबकि दोनों के लिए मुहूर्त नहीं होता। तो इस भ्रम भ्रांति से निकलिए कि नवरात्रे हैं तो उसमें हम सगाई कर सकते हैं। नहीं करने जैसा भी नहीं है, क्योंकि आपका उस दौरान मुहूर्त हो भी सकता है। जैसे ये तो गुप्त नवरात्रे थे, तो इसमें मुहूर्त हो भी सकता था। मुहूर्त है कि नहीं वो मैंने अभी नहीं देखा है कि मैं बताऊं कि 23 को सगाई का मुहूर्त था कि नहीं, लेकिन आपको केवल और केवल सगाई का मुहूर्त देखना चाहिए। उसमें नवरात्रों में न तो परिहार है, न नवरात्रों में करने को कहा जाता है। अब उस नवरात्र में कैसे करेंगी पितृपक्ष? बिल्कुल नहीं होता, देवशयन रहता है उस समय, वो संभव ही नहीं है कि उस दौरान जो है वो कोई शुभ कार्य किया जाए। वो सिर्फ पूजा पाठ अनुष्ठान और ज्ञान के लिए वो समय होता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि धड़ल्ले से लोग नवरात्रों में दुकान, नवरात्रों में गृह प्रवेश, नवरात्रों में विवाह, इंगेजमेंट, बहुत कुछ करते हैं। पता नहीं क्या आग लगी रहती है कि जब मई जून तक हम इंतज़ार करके अगले महीने नवंबर है तो नहीं अब अक्टूबर में ही करें, जल्दी ही करना है। अरे भैया थोड़ा सा देख लो समय को, थोड़े समय रुकने से कोई आफत नहीं आ जाएगी अगर आप 25 साल 30 साल तक इंतज़ार किए हुए हैं तो मुहूर्त का मतलब नवरात्रों से नहीं है। आप मुहूर्त के लिए परामर्श आप ले लीजिए। अब तो मेरे ख्याल से हो चुका होगा, और चूँकि आज 23 तारीख है तो मैं शुभकामना देता हूँ कि सब अच्छा हो बेटे की सगाई का। अब अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ, ज्योति शुक्ला जी ने पूछा है, सूर्य या चंद्रमा अष्टमेश होते हैं और वे पीड़ित भी हों तो क्या उनका स्टोन? नहीं, अष्टमेश का रत्न तो नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ग्रह की शांति के लिए रत्न मत पहना करिए। जो मेरा देखिए, इस पे ना आपको अधिकांश एस्ट्रोलॉजर्स के व्यू अलग अलग मिलेंगे। मेरा जो अनुभव है उस अनुभव से कोई पीड़ित ग्रह हो, दूषित ग्रह हो, दूषित प्रभाव देने का सामर्थ्य रखता हो। अब अष्टम भाव में अष्टमेश चंद्रमा या सूर्य तभी होंगे जब कुंडली आपकी धनु लग्न की हो या आपकी मकर लग्न की हो। दो ही स्थिति में जो है वो सूर्य या चंद्रमा अष्टमेश होंगे। मकर की होगी, शनि के परम शत्रु हैं, तब भी नहीं पहनना चाहिए। धनु लग्न में चंद्रमा अगर बहुत अच्छी कंडीशन में है, चूँकि मित्र हैं लग्नेश के, तो उस केस में चंद्रमा का रत्न आप पहन सकते हैं, लेकिन पीड़ित हो तो मत पहनिए। फिर आप चंद्रमा के शांति का उपाय करिए, उनके मंत्रों का जप करिए, उनके नाम से हवन यज्ञ पूजन, बीज मंत्रों का जप, ये सब खान पान से रिलेटेड परहेज या उसकी वृद्धि। अब चंद्रमा किस कंडीशन में उसके हिसाब से, या सूर्य किस कंडीशन में है उनके हिसाब से उसका उपाय करिए। स्टोन आपको नहीं पहनना चाहिए। और केवल चंद्र या सूर्य की बात नहीं, कोई भी ग्रह आपके लग्न के हिसाब से अगर शत्रु हो, अच्छे भाव में नहीं बैठा हो, पीड़ित हो, अशुभ प्रभाव दे रहा हो, तो उसके लिए जेम स्टोन नहीं पहनना चाहिए। जेम स्टोन तभी पहनिए जब ग्रह शुभ प्रभाव में हो, शुभता देने वाला हो, अच्छी कंडीशन में हो तो भी पहन सकते हैं, दशा अंतर्दशा चल रही हो तो भी पहन सकते हैं। कमज़ोर है, जैसे अभी प्रश्न आया था ऊपर की 29 डिग्री का हो, शुभ ग्रह हो आपके लिए, आपकी कुंडली के लिए, दशा अंतर्दशा चलिए पहनिए, उसका पावर इंक्रीज करेगा, आपको लाभ मिलेगा। दूषित ग्रह का, पीड़ित ग्रह का, आपके लिए अशुभ ग्रह का आपको रत्न धारण मेरी समझ से, मेरे अनुभव से नहीं पहनना चाहिए। तो यह था इस सप्ताह का प्रश्नोत्तर।
प्रयास करता रहूँगा कि देता रहूँ, रेगुलर रहूँ। इसकी शिकायत आप लोगों को हो जाती है, होनी भी चाहिए। प्रेम करते हैं तो नाराज़गी का अधिकार है आप सभी को। बहुत बहुत शुभकामना मेरे साथ बने रहने के लिए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होने की उम्मीद करता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।